Chapters 2221 Fang Yuan's Principles, 2222 Fang Yuan's First Public Deal, 2223 Fang Yuan's Protection, 2224 Power of a Refinement Path. Venerable Chapter Start Longevity Heaven के लक पाथ डाओ मार्क्स आखिर द तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अपने इमॉर्टल एपर्चर से हाई, और क्योंकि उसने कोई भी 9 हेवंस फ्रैगमेंट को निगला नहीं था, इसलिए हेवंस विल ने यूज पर कब्जा नहीं किया था। जब तक वो लॉन्जेविटी हेवन में लड़ता, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ताकत क्रेज डेमन केव में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से भी कहीं ज्यादा होती। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के खुद के लक पाथ डाओ मार्क्स नंबर में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से मैच नहीं कर सकते थे, लेकिन लॉन्जेविटी हेवन के बेहिसाब डाओ मार्क्स के साथ वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के इनर बॉडी से आगे निकल गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल होश में था और उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। बस अफसोस इस बात का है कि मेन इज ओरिजिनल इमॉर्टल एपर्चर को अपने करंट बॉडी में फ्यूज नहीं कर सकता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास एक इमॉर्टल एपर्चर को मूव करने के तरीकों की कोई कमी नहीं थी। एक बार वो लॉन्जेविटी हेवन के साथ फ्यूज हो जाता तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ताकत बहुत तेजी से बढ़ जाती। उसके लक पाथ डाओ मार्क्स फैंग युआन को आसानी से दबा देते। तब तक वो पांचों रीजन्स और डू हेवंस में बिना किसी चिंता के घूम सकता था। आखिर लॉन्जेविटी हेवन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की कल्टीवेशन का सबसे बड़ा कमाल था। ये उसकी फाउंडेशन थी 3 केओटिक डिजास्टर्स से गुजरने के बाद। वहीं पे फैंग युआन ने सिर्फ एक हेवनली डाउ ब्लॉकेड पार किया था। वो क्रेज डेमन केव में केओस ट्रिब्यूलेशन से बचा था, जिसे सिर्फ एक छोटा सा केओटिक डिजास्टर हाई माना जा सकता है। लेकिन अभी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास एक वजह थी कि वो लॉन्जेविटी हेवन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अब ब्लड पाथ कल्टिवेट कर रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ब्लड पाथ को अपना निपथ और लक पथ को अपनी स्पेशलिटी बनाना चाहता था। उसका प्लान दोनों पाथ्स को एक साथ कल्टिवेट करने का था। जब से उसने इतने लंबे वक्त से ये प्लान बनाया था, जाहिर है उसके पास एक जबरदस्त ब्लड लक डुअल कल्टिवेशन मेथड भी था। लेकिन उसके पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी नहीं थी। वो चाहे कुछ भी कर लेता, डाउ मार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट्स तो मौजूद रहाई। अभी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने ब्लड पाथ की कल्टिवेशन ऑफिशियल तौर पर कुछ ही समय पहले शुरू की थी। उसके पास ढेर सारे लक पाथ डाउ मार्क्स थे, लेकिन ब्लड पाथ डाउ मार्क्स बहुत कम। ये फर्क ही उसकी लिमिट थी। अगर वो अभी लॉन्जेविटी हेवन के साथ फ्यूज हो जाता तो उससे लक पाथ डाउ मार्क्स का एक तूफान मिल जाता जो ब्लड पाथ को पूरी तरह दबा देता, और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का डुअल कल्टिवेशन प्लान फेल हो जाता। बेशक मैं अभी लॉन्जेविटी हेवन को वापस नहीं पा सकता, लेकिन नेचुरल डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के मामले में मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, और वो है मेरा इमॉर्टल एसेंस। तीनों वेनरेबल्स में से सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास था। फिलहाल उसके पास 1000 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स थे। इसका ज्यादातर हिस्सा उसने अपनी पहली जिंदगी में लॉन्जेविटी हेवन में ही छोड़ दिया था। तब उसके पास इससे भी बड़ी क्वांटिटी स्टोर थी, लेकिन वक्त के साथ लगातार खर्च होता रहा, क्योंकि जायंट सन की मौत के बाद लॉन्जेविटी हेवन और इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। आखिर में उसके इमॉर्टल एसेंस का सिर्फ 10% से भी कम हिस्सा बचा। लेकिन ये क्वांटिटी सब में सबसे ज्यादा है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इस बारे में कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो जानता था कि हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल फैंग युआन अभी अभी एडवांस हुआ है। उसका रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज 0 था, और रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस की बात करें तो उसके पास जरूर कुछ होगा, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। ये बात साफ थी। जब से फैंग युआन का रीबर्थ हुआ था, उसका कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ा था। उसने लगभग सभी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। उसने इतने सारे इमॉर्टल गू रिफाइन किए और कई इमॉर्टल गू हाउसेस बनाए। इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भला उसके पास ढेर सारा इमॉर्टल एसेंस कैसे बचा हो सकता था? और जिस चीज ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को सबसे ज्यादा खुश किया वो ये थी कि क्रेज डेमन केव में फैंग युआन उसके लक पाथ किलर मूव फॉर्चून एंड डिजास्टर कोएग्जिस्ट्स का शिकार हो गया था। भले हाई फैंग युआन ने इस किलर मूव का इस्तेमाल करके आखिर में उससे ही धोखा दे दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि आखिर में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साथ में छोटा केओटिक डिजास्टर भी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने अंदाजा लगाया कि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की हालत इस वक्त जरूर बहुत खराब होगी। ये तो फैंग युआन की सिचुएशन थी, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास भी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस नहीं हो सकता था। वजह काफी सिंपल थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का दौर बहुत पुराना था।
भले ही उसने पीछे बड़ी क्वांटिटी में इमॉर्टल एसेंस छोड़ा हो, हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने सालों में उस खर्च कर दिया होगा। असल में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के दौर के बाद 3 डेमन वेनरेबल्स, लिमिटलेस डेमन वेनरेबल, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल और रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था। जब हेवनली कोर्ट ने तीनों डेमन वेनरेबल्स का सामना किया, तो क्या वो वेनरेबल मेथड्स का इस्तेमाल करने से बच सकते थे जिसमें वेनरेबल का छोड़ा हुआ इमॉर्टल एसेंस खर्च होता? अफसोस, डू हेवन्स फ्यूज हो रहे हैं और माहौल के बदलाव के साथ हेवन पाथ डाउ मार्क्स इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे पास लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना मेरा एडवांटेज और भी बड़ा होता। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को वापस मूव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इमेमोरियल ब्लैक हेवन में लक सप्रेशन हेवनली पैलेस के साथ वो लक पाथ डाउ मार्क्स अरेंज करना जारी रख सकता था और हेवन एंड अर्थ के ऑपरेशंस, साथ ही जिंदा प्राणियों की किस्मत में हिस्सा ले सकता था। इससे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर का ब्लैक हेवन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का इलाका बन जाता जिसे वो कंट्रोल कर सकता था। उस वक्त रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में हेवनली कोर्ट ने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करके नॉर्दर्न प्लेन्स भेजा था, लेकिन उन्हें इमेमोरियल ब्लैक हेवन में हार का सामना करना पड़ा। ये ज्यादातर लक सप्रेशन हेवनली पैलेस का हाई असर था। ए फ्लैट डू इमेमोरियल हेवंस के फ्यूजन के साथ लक पाथ डाउ मार्क्स जो लक सप्रेशन हेवनली पैलेस ने अतीत में अरेंज किए थे, वो बदलाव से प्रभावित हुए, वो केओटिक और टूटे फूटे हो गए। अगर वो जबरदस्ती इन लक पाथ डाउ मार्क्स को बचता और हेवनली डाउ के बदलावों का विरोध करता, तो पूरा लक सप्रेशन हेवनली पैलेस प्रभावित होता और बर्बादी का सामना करता। इन दिनों जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल खुद को ठीक करते हुए सिचुएशन पर नजर रखे हुए था। अब उससे काफी हद तक साफ समझ आ गया था। पांचों रीजन्स और डू हेवंस में माहौल चाहे जैसे भी बदले, वेनरेबल्स के बीच की लड़ाई ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए चाहे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हो या हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल, दोनों हाई उसके लिए अब तक के सबसे बड़े दुश्मन थे। शॉर्ट टर्म में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इन दोनों दुश्मनों को खत्म करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। वो सिर्फ उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर सकता था और अपना एडवांटेज बनाए रख सकता था। इमॉर्टल एसेंस की भरमार हाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का एडवांटेज था। अगर मैंने इस एडवांटेज का ठीक से इस्तेमाल किया, तो मैं दुनिया के लक पाथ डाउ मार्क्स को सबसे पहले रिफाइन कर पाऊंगा। इस बेस पर अगर मैं इन दोनों वेनरेबल्स में से किसी से भी लड़ता हूं, तो मेरा पल्ला भारी रहेगा। एक बार मेरा पल्ला भारी हो गया, तो मुझे हेवनली कोर्ट या फैंग युआन को बुरी तरह से जख्मी करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को अंदर से एक अजीब सी जल्दी महसूस हो रही थी। अगर उसने शुरुआत के इस एडवांटेज को इस्तेमाल करने का मौका गवा दिया, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक विजडम पाथ एक्सपर्ट होने के नाते और गहरी साजिशें रचेगी, उससे डील करना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक और पॉइंट था, उन्हें इस बात से भी सावधान रहना था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल चुपके से हेवनली कोर्ट के दूसरे इमॉर्टल वेनरेबल्स को जिंदा ना कर दे। यही बात फैंग युआन के लिए भी थी। अभी उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज सबसे कम था। एक बार जब ये बढ़ना शुरू हुआ, उसकी रिफाइनमेंट पाथ एबिलिटी के साथ वो बड़े पैमाने पर इमॉर्टल गू रिफाइन करेगा, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, अभी से कहीं ज्यादा। रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल फैंग युआन के ग्रेट लव के ऐलान के बारे में सोचते ही जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की भवेंग हल्की सी सिकुड़ गई। वो पहले ही अनुमान लगा सकता था कि फैंग युआन की ताकत गू इमॉर्टल वर्ल्ड पर एक बहुत बड़ा असर डालेगी। ये ताकत इतनी विशाल और अब तक ना देखी हुई थी कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी ये नहीं बता सकता था कि फैंग युआन के एक्शंस की वजह से भविष्य क्या होगा। आखिर इतिहास में कभी कोई रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल नहीं हुआ था। रिफाइनमेंट पाथ दूसरे पाथ से अलग था। गू कल्टिवेशन के 3 मुख्य पहलू द पालन पोषण, इस्तेमाल और रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट पाथ इन तीनों पहलुओं में से एक था। ये एक खास बात थी जो किसी और पथ में नहीं थी। हेवनली कोर्ट खन्स 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 एक बैंड सीक्रेट रूम में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कई बार खून की उल्टी की। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल विजडम पाथ और स्टार पाथ कल्टिवेट करती थी। वो हीलिंग के मामले में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जितनी माहिर नहीं थी, जो ब्लड पाथ कल्टिवेट करता था। गू इमॉर्टल के जख्म आमतौर पर बहुत परेशानी वाले होते हैं। वेनरेबल्स भी इससे अलग नहीं थे। हेवनली कोर्ट में शानदार हीलिंग मेथड्स की कमी नहीं थी, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के केस में बहुत कम ही आराम दे सकते थे।
क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा विजडम पथ और स्टार पाथ डाओ मार्क्स थे, इसलिए दूसरे सभी पाथ्स के हीलिंग मेथड्स मुश्किल से ही काम करते थे। ह्यूमन पाथ एक एक्सेप्शन था, लेकिन पूरे हेवनली कोर्ट में कोई भी ह्यूमन पाथ सूडो वेनरेबल एक्सपर्ट नहीं था। ये एक वेनरेबल के जख्मों को भरने की सबसे कम रिक्वायरमेंट थी। इसलिए खुद को ठीक करने के अलावा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। मेरे पास अभी भी 671 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने माथा सिकोड़ा। मेरे पास शुरू से ही ज्यादा नहीं थे, कुछ तो क्रेज डेमन केव की लड़ाई में भी इस्तेमाल हो गए। मेरे जख्म अभी भी हैं, अगर मैं खुद को हील करती रही तो येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीड्स फिर से तेजी से खर्च हो जाएंगे। इसके बाद मुझे अभी हेवनली कोर्ट के डाओ मार्क्स और दुनिया के नेचुरल विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन करना है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया। अभी के लिए उसके पास काफी इमॉर्टल एसेंस था, लेकिन विजडम पाथ एक्सपर्ट्स 10 कदम आगे का सोचते हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल तो उससे भी ज्यादा का हिसाब लगा रही थी। इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज उसके लिए बाहर की दुनिया के विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन करने के लिए काफी नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की सिचुएशन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से अलग थी। हेवनली कोर्ट में बहुत सारे विजडम पाथ डाओ मार्क्स थे, लेकिन वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के नहीं थे। क्योंकि हेवनली कोर्ट ने 9 हेवंस फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर मिला लिया था, भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना खुद का इमॉर्टल एपर्चर इस जगह के लिए दे दिया था। उसके ओरिजिनल डाओ मार्क्स सब हेवंस विल द्वारा असिमुलेट और कब्जा कर लिए गए थे। हाँ, बाहर की दुनिया में डाओ मार्क्स रिफाइन करने के प्रोसेस के दौरान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का करंट इमॉर्टल एपर्चर लगातार रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को लगा कि ये एक बेहद खतरनाक सिचुएशन थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल या हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल किसी भी वक्त हमला कर सकते थे, इसलिए उसके स्टोरेज में जितना ज्यादा इमॉर्टल एसेंस हो उतना ही अच्छा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास मुझसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस होगा। जहां तक हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल की बात है, वो इस मामले में हम तीनों में सबसे कमजोर है, लेकिन उस हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये आदमी बहुत अजीब है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ये सोचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। फैंग युआन के ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल होने के ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन की रिफाइनमेंट पाथ एबिलिटी से चौकन्ना था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उसके नेचर पर फोकस किया। 10 वेनरेबल्स के इतिहास में प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल नेक और महान द लिमिटलेस डेमन वेनरेबल डाओ के पीछे पागल द स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को मारकाट पसंद थी, रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल जंगली द जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल अलग थलग रहते द, जबकि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल जुनूनी थे। लेकिन चाहे जो भी हो, इन सभी वेनरेबल्स में किसी ना किसी तरह का अपना एक घमंड और गुरूर था। लेकिन हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल फैंग युआन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी अर्नी छोटी कर ली। उसने ऐसा नेचर वाला कोई वेनरेबल कभी नहीं देखा था। यूज बेशरम शब्द की हद ही नहीं पता थी। उस अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वो सच और झूठ को तोड़ मरोड़ देता था, यहां तक कि शांत चेहरे से झूठ बोलता और एकदम राइचस टोन में धोखा देता था। क्या ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को पूरा यकीन था कि ये टाइटल फैंग युआन के करंट प्लान का हिस्सा था। ये उसके अभी के गोल्स को हासिल करने का एक तरीका था। अगर ये कहा जाए कि दुनिया में कोई भी डिमोनिक से राइचस बन सकता है, तो फैंग युआन उन सब में सबसे आखिरी था। अगर यूज लगा कि उस कोई कदम उठाना है, तो वो यूज करेगा, चाहे कितने ही बेगुनाह लोगों की जान चली जाए। तब तक ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल का ऐलान और उससे जुड़े सारे वादे उसके लिए एक बेकार हवा की तरह भुला दिए जाएंगे। लेकिन अगर यूज लगा कि राइचस पथ पर वापस जाने में कोई फायदा है, तो वो बिना किसी शर्म के दिल में एक और वैसा हाई ऐलान कर देगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ऐप फैंग युआन को आखिरकार साफ साफ समझ गई थी। अगर मुझे कहना पड़े कि इस इंसान का कोई उसूल है, तो उसका उसूल है कि उसकी कोई हद नहीं है। और अगर मैं कहूं इस इंसान की कोई हद है, तो उसकी हद है कि उसका कोई उसूल नहीं है। ये सीधे सीधे एक पूरी तरह से बेशरम इंसान था। जब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उसके बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, तब तक ये बेशरम आदमी वेनरेबल बन चुका था। और जिस चीज ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, वो ये थी कि इस बेशरम वेनरेबल को इंसानी दिल की इतनी गहरी समझ थी कि वो उनके हर ख्याल का अंदाजा लगा सकता था। उसके एक्शंस गो इमॉर्टल वर्ल्ड में एक बड़ी लहर पैदा करने वाले द
जिसके बाद वो अपने पास बेशुमार लोगों को इकट्ठा कर लेगा। इमॉर्टल गू का लालच बहुत बड़ा था। भले ही वो अभी उस पर भरोसा ना कर सके, कुछ रिस्क लेने वाले गू इमॉर्टल्स अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे। एक बार फैंग युआन ने काफी सिंसियरिटी दिखा दी तो पूरे 5 रीजन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड उसके हाथों में आ जाएगा। यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी इससे बच नहीं पाएगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। वेस्टर्न डेजर्ट, सुनसान रेगिस्तान अचानक एक धमाके से फट पड़ा, रेत हवा में उड़ने लगी और एक पहाड़ जैसा बड़ा जानवर जमीन के नीचे से निकला। ये जानवर एक अजगर जैसा था, जिसका सर मगर का और 6 तीखे चील जैसे पंजे थे। ड्रैगन क्रोकोडाइल, एक इमेमोरियल ड्रैगन क्रोकोडाइल। ड्रैगन क्रोकोडाइल दहाड़ा, आवाज की लहरें दूर तक फैली, लेकिन उसकी आवाज में डर और घबराहट का अंश भी था। ड्रैगन क्रोकोडाइल के पास बादलों पर चढ़ने और आसमान में उड़ने की काबिलियत थी। रेगिस्तान छोड़ने के बाद वो सीधा ऊपर उड़ा। लेकिन आधे रास्ते में ही ड्रैगन क्रोकोडाइल का शरीर अचानक कांपा और उसने अपने बड़े मुंह से आग का सैलाब उगल दिया। ड्रैगन क्रोकोडाइल दर्द से करर रहा था और जमीन पर गिर पड़ा, जिससे रेत की एक बड़ी लहर बन गई। कुछ देर चटपटाने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो गया और पूरी तरह से हिलना बैंड हो गया। थोड़ी देर बाद 3 गू इमॉर्टल्स उसके मुंह से बाहर निकले। 2 मर्द और 1 औरत। वो वेस्टर्न डेजर्ट के 3 अलग अलग सुपर फोर्सेस से द, जिनके नाम द शीकांग, जुओ क्यूयानमिंग और टूबा फंगयान। शीकांग अर्थ पाथ कल्टिवेट करता था जबकि बाकी दोनों फायर पाथ। ये एक सच्चाई थी कि वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स के बीच सबसे आम कल्टिवेशन पाथ फायर पाथ हाई था। आखिरी ड्रैगन क्रोकोडाइल भी मर गया। हमारे तीनों क्लान्स के समझौते के मुताबिक यह ड्रैगन क्रोकोडाइल सिस्टर यानमिंग का है। यहाँ की एक लौटी महिला जुओ क्यूयानमिंग ने सर हिलाया और अपने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला। इस इमेमोरियल ड्रैगन क्रोकोडाइल को उसके अंदर रख लिया। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर के अंदर झांका और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस इमेमोरियल ड्रैगन क्रोकोडाइल की लाश अच्छी है, काफी डाउ मार्क्स बच गए हैं। ये सब ब्रदर फंगयान के प्लान की बदौलत हुआ कि हमने इसे इस तरह मारा। अरे, यह तो आपका बड़प्पन है, तुओबा फंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ब्रदर शीकांग का तरीका नहीं होता तो हम ड्रैगन क्रोकोडाइल के पेट में घुस कर ये रिस्क नहीं ले पाते। सबसे बड़ा क्रेडिट तो ब्रदर शीकांग को जाता है। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं, ये हमारी मिलीजुली कोशिश थी। शीकांग ने मुस्कुराते हुए नम्रता से जवाब दिया। ड्रैगन क्रोकोडाइल्स इमेमोरियल ब्लैक हेवन में रहते थे, लेकिन हाल ही में दोनों हेवंस के फ्यूजन के साथ उनके रहने की जगह पर बुरा असर पड़ा। एक टेरिटोरियल लड़ाई में हारने के बाद एक ड्रैगन क्रोकोडाइल ग्रुप को इमेमोरियल ब्लैक हेवन से भागना पड़ा। वो एक रास्ते पर भटकते हुए जुओ क्यू, टूबा और शी क्लान्स के इलाकों से गुजरे। इन तीनों क्लान्स ने आपस में बात की और हर एक ने एक रैंक 7 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट को भेजा ताकि इन ड्रैगन क्रोकोडाइल्स को खत्म किया जा सके जो पहले से ही बुरी हालत में थे। शीकांग, जुओ क्यूयानमिंग और तुओबा फंगयान ने मिलकर काम किया। 3 दिन और 3 रात लगाकर इस ड्रैगन क्रोकोडाइल ग्रुप का सफाया कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने अपने क्लान्स में वापस लौटने वाले थे, उन्हें एक साथ अपने क्लान से आदेश मिले। ओ, वैन क्लैन सारे क्लान्स को इकट्ठा करके फैंग क्लैन पर एक साथ हमला करना चाहता है। ही, तो आखिरकार सबसे पहले एक्शन लेने वाला वैन क्लैन है। ए फ्लैट ऐसा लगता है, क्योंकि हम तीनों वैन क्लैन के इलाके के सबसे करीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये ऑर्डर एक साथ भेजा है। तीनों इमॉर्टल्स ने थोड़ी देर चर्चा की और फिर एक साथ सफर करने का फैसला किया। बेशक ये जगह वैन क्लैन से दूर नहीं है, लेकिन हमें आराम करके खुद को ठीक करना होगा। सही कहा, हमें पहले अपने जख्मों का इलाज करना है। इमॉर्टल एपर्चर्स में पड़ी ड्रैगन क्रोकोडाइल की लाशों का भी कुछ करना पड़ेगा। शीकांग ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैन क्लैन के इस सफर पर हम मिरियड और डेजर्ट से गुजरेंगे। वो रिसोर्स पॉइंट मेरे क्लैन के शी जोंग द्वारा सुरक्षित है, हम वहां जाकर आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए जंगल का माहौल एक रिसोर्स पॉइंट से हमेशा खराब ही होता है। हर रिसोर्स पॉइंट पर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन होता था और वो ज्यादा सुरक्षित भी था। जुओ क्यूयानमिंग और तुओबा फंगयान ने एक दूसरे को देखा और फिर शीकांग की तरफ मुड़कर सर हिलाया, जिस पर उसने कहा, तो इस बार हम आपको थोड़ी तकलीफ देंगे। शीकांग जोर से हंसा, खुशी से। मिरियड और डेजर्ट काफी समतल था और आसपास का नजारा दूर तक फैला हुआ था। जमीन पथरीली और दरारों वाली थी जहां कोई पेड़ पौधा नहीं उगता था। लेकिन रेगिस्तान के नीचे एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ बड़ी मात्रा में खनिज आय करते थे। 1 लाख रॉकमैन यहाँ माइनर्स की तरह रहते थे, गू इमॉर्टल्स के लिए हर तरह के मटेरियल्स खोदते हुए। लेकिन ये सभी रॉकमैन मॉर्टल्स दी, ज्यादा से ज्यादा गू मास्टर्स।
सीमित शक्ति के साथ वो सिर्फ मोर्टल ऑज़हाई खोद सकते थे। इसलिए शी क्लैन ने एक गू इमॉर्टल को इस जगह की रक्षा करने के लिए भेजा, जो साथ साथ इमॉर्टल ऑज भी निकलता था। ये एक मुश्किल मिशन था। आमतौर पर यहां भेजा गया गू इमॉर्टल वो होता था जिसे क्लैन ने बहिष्कृत कर दिया हो। शी जोंग एक ऐसा ही उदाहरण था। शी जोंग के पिता ने क्लैन को धोखा दिया था और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था, सिर्फ रिसोर्सेस में ही नहीं बल्कि गू इमॉर्टल्स की जानों का भी। भरोसा जीतने के लिए शी जोंग ने अपना नाम बदलकर शी जोंग वन रख लिया ताकि वो क्लैन के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर सके। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। इस वक्त शी जोंग का डिवाइन सेंस ट्रेजर येलो हेवन में घूम रहा था। ट्रेजर येलो हेवन में इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी प्राइमोर्डियल डोमेन का वो विशाल टुकड़ा। ये है लेजेंडरी सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ। क्रेज डेमन केव की लड़ाई में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इसे हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल फैंग युआन को बेच दिया था। अगर मुझे इसका एक टुकड़ा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। शी जोंग को बेहद जलन हो रही थी। यूजर्स प्राइमोर्डियल डोमेन के बारे में इसलिए पता था क्योंकि फैंग युआन ने यह खबर फैला दी थी। आइडिया सिंपल था, वो दुनिया को बताना चाहता था कि जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया है तो डरने की क्या बात है। ऑफ कोर्स, अब जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ब्लड पाथ का क्रिएटर साबित हो चुका था और उसने यूज कल्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था, यूज हेवनली कोर्ट ने डेमन वेनरेबल का लेबल दे दिया था। प्राइमोर्डियल डोमेन के ऊपर एक विल थी। इस विल का आकार इंसानी था। उसने सफेद चोगा पहना था और काले बाल उसके नक्श बेजोड़ यह फैंग युआन की विल थी। हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल। अगर मैं उससे गू रिफाइन करने के लिए कहूं तो क्या मुझे वेल्थ गू मिल पाएगा? नहीं, ये बहुत रिस्की है। वेल्थ गू हाई मेरे ऊपर उठने की उम्मीद है। मेन गू रेसिपी फैंग युआन को कैसे दे सकता हूं? अगर वो रिफाइनमेंट में सफल हो गया लेकिन गू मुझे नहीं दिया तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं एक वेनरेबल के सामने कुछ नहीं कर सकता। ये ख्याल शी जोंग के दिमाग में सिर्फ एक सेकंड के लिए आया। शी जोंग को अपने शुरुआती दिनों में वेल्थ गू की एक अधूरी इमॉर्टल गू रेसिपी मिली थी। वेल्थ गू एक लेजेंडरी इमॉर्टल गू था। अगर शी जोंग यूज रिफाइन कर लेता तो वो जल्द ही बेहद अमीर हो जाता और ढेर सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज जमा कर लेता, क्लैन की बंदिशों से आज़ाद होकर। वेल्थ गू रिफाइन करने के लिए शी जोंग ने चुपके से इंसानों का इस्तेमाल किया था गू रिफाइन करने के लिए। अगर ऐसी डिमोनिक हरकत सामने आ जाती तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद उसने 100 से ज्यादा बार रिफाइन करने की कोशिश की थी लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वो अभी भी सफलता से बहुत दूर था। शी जोंग ने फैंग युआन का ऐलान जरूर सुना था लेकिन उसने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। वेल्थ गू हाई उसकी सारी उम्मीद थी। ओ, गू इमॉर्टल्स पास आ रहे हैं। ठीक उसी वक्त इमॉर्टल फॉर्मेशन ने अचानक अलर्ट किया। शी जोंग का चेहरा बदल गया। वो तुरंत ट्रेजर येलो हेवन से बाहर आया और इमॉर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगा। इसी वक्त शी कांग दूसरे दो इमॉर्टल्स को लेकर आसमान में ठहरा हुआ था। फॉर्मेशन के किनारे पर गहराई में जाए बिना इंतजार कर रहा था। जब शी जोंग ने उनसे कांटेक्ट किया और उनकी पहचान कंफर्म की तो यूज उनके आने का मतलब पता चला। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रदर शी कांग यहाँ आए। प्लीज सभी अंदर आ जाइए। शी जोंग ने पूरी गर्मीजोशी दिखाई। तीनों इमॉर्टल्स इमॉर्टल फॉर्मेशन में दाखिल हुए और थोड़ी देर आराम किया। शी जोंग ने एक छोटा सा भोज रखा और उन्हें शामिल होने के लिए बुलाया। उसने खास तौर पर मुख्य कुर्सी शी कांग को दी। शी कांग ने कुछ बार माना करने के बाद मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। जब दूसरे दो इमॉर्टल्स ने ये सिचुएशन देखी तो उन्हें एक अफवाह याद आई और वो समझ गए। शी जोंग के मुकाबले शी कांग शी क्लैन में एक लोकप्रिय व्यक्ति था। कुछ समय पहले ही उसने सबको हराकर सैंड हीप ब्लेस्ड लैंड हासिल किया था। इस ट्रिप पर ड्रैगन क्रोकोडाइल्स को मारने के बाद शी कांग को उन्हें क्लैन को देने की जरूरत नहीं थी। उसने कई सारे सीधे ट्रेजर येलो हेवन में बेच दिए। ऐसा बर्ताव देखकर ज़ुओ क्यू यान मिंग और तुओबा फंग यान को बहुत जलन हुई। इस बार वैन क्लैन सबकी अगुवाई कर रहा है और फैंग क्लैन पर हमला करने के लिए अपनी फोर्सेज इकट्ठी कर रहा है। आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ी शराब पीने के बाद शी कांग ने पूछो। ज़ुओ क्यू यान मिंग ने कहा, वैन क्लैन और फैंग क्लैन के बीच गहरी दुश्मनी है। ये अजीब नहीं है कि वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि वो एक सही वजह का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके एक्शन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वैन क्लैन का ये फैसला भविष्य में परेशानियां पैदा करेगा। सही कहा, मैं भी यही सोचता हूं। तुओबा फंग यान ने अपना ग्लास नीचे रखा। पहली बात, 5 रीजनल वॉल्स के गायब होने के साथ वेस्टर्न डेजर्ट के कई क्लैंस रीजन्स के बॉर्डर्स पर हैं।
उन्हें एक बड़ा कदम उठाने के लिए मनाना मुश्किल है। दूसरी बात, फैंग क्लैन कमजोर नहीं है, उनके फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है और वो इमॉर्टल गू हाउसेज में सबसे ज्यादा माहिर हैं। तीसरी बात, फैंग क्लैन के कई क्लान्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं। फेट वॉर के दौरान उन्होंने सबको लड़ाई में लीड किया था, जिससे उनकी रेप्यूटेशन काफी बढ़ गई थी। और चौथी, जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, हम फैंग क्लैन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो फैंग युआन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यही हमारा डर भी है। कौन जानता है कि उनका फैंग युआन के साथ असल रिश्ता क्या है? शी कांग लगातार सर हिलाता रहा, आह भरते हुए। ब्रदर टूबा का एनालिसिस बिल्कुल साफ और सटीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। शी जोंग कुछ नहीं बोला, वो गहरी सोच में डूबा था। टूबा फंगयान का एनालिसिस सिंपल था और शी कांग भी ये जानता था, लेकिन उसे पूछना पड़ा। क्योंकि शी कांग शी क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूज जुओ क्यू यान मिंग और तुओबा फंगयान से बात करनी थी ताकि ये जान सके कि उनके क्लैन का इरादा क्या है। फ्लैट जब उस पता चला कि उनके विचार शी क्लैन से मिलते जुलते हैं, शी कांग ने थोड़ा चैन महसूस किया। आओ, शराब पियो, शराब पियो। शी कांग ने अपना कप उठाया और गर्माजोशी से मुस्कुराया। खाने के बाद तीनों इमोर्टल्स ने शी जोंग का शुक्रिया अदा किया और वान क्लैन के लिए निकल पड़े। शी जोंग ने बर्तन उठाए, उसका मन भारी था। शी कांग के साथ क्लैन का बर्ताव बहुत अच्छा था, ये उसके बिल्कुल उल्टा था। पहले जब शी कांग बैंड कल्टिवेशन में था, क्लैन ने उस सारे जरूरी रिसोर्सेज दिए। शी कांग ने जब सैंड हीप ब्लेस्ड लैंड ले लिया, क्लैन ने उस तुरंत इनाम दिया। उसने जो ड्रैगन क्रोकोडाइल्स मारे वो सब उसकी प्रॉपर्टी बन गए, ये एक फायदेमंद काम था। वैन क्लैन के सफर की बात करें तो उसमें कोई रिस्क नहीं था और नतीजा लगभग तय था, वैन क्लैन उसका स्वागत करेगा। ये मिशन से ज्यादा एक इनाम जैसा था। साई, मेरी उम्मीद अब भी वेल्थगू पर ही टिकी है। मैं कब इस गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर पाऊंगा? हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल। नहीं, मैं किसी की मदद नहीं मांगूंगा। रिस्क बहुत बड़ा है। भले हाई शी जोंग ने ऐसा पक्का इरादा किया था, गू रिफाइन करने में 100 बार नाकाम होने के बाद वो पहले ही निराश होने लगा था। उसके अंदर की आवाज उस हल्के से बता रही थी कि सिर्फ उसकी ताकत से वेल्थ गू रिफाइन करने का चांस ना के बराबर है। इसलिए अनजाने में वो अपने डिवाइन सेंस के साथ फिर से येलो हेवन में चला गया। ट्रेजर येलो हेवन के अंदर फैंग युआन की विल ने अचानक अपनी इल खोली और एक शानदार आवाज में बोला, ये रैंक 7 मूवमेंट इमॉर्टल गू, कैप्चर विंड गू, सदर्न बॉर्डर के वू योंग के रिक्वेस्ट पर रिफाइन किया गया है, हम अभी ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या? शी जोंग हैरान रह गया। इस पल हर गू इमॉर्टल जो ट्रेजर येलो हेवन के अंदर था, सबकी सांसें थम गईं। सबकी नजरों के सामने वू योंग की विल फैंग युआन की विल के पास गई और फैंग युआन ने रैंक 7 कैप्चर विंड गू को वू योंग की विल की तरफ उछाल दिया। वू योंग की विल ने सर हिलाया और कुछ नहीं कहा, वो नए इमॉर्टल गू के साथ ट्रेजर येलो हेवन से चला गया। किसी ने सच में फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन किया, और वो भी सदर्न बॉर्डर का वू योंग। शी जोंग का चेहरा हैरानी से भरा था। सदर्न बॉर्डर, वू यी माउंटेन, वू क्लैन का ब्लेस्ड लैंड हेडक्वार्टर्स। वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स इकट्ठा हुए द वू योंग मुख्य कुर्सी पर बैठा था। यहां ज्यादातर गू इमॉर्टल्स मौजूद द, सिर्फ कुछ लोग ही आने में असमर्थ थे और उन्होंने अपनी विल्स भेजी थीं। पिछले कुछ दिनों में हमें बा क्लैन, टाई क्लैन, लुओ क्लैन, हु क्लैन और दूसरों से लेटर्स माइल हैं। इन पर एक नजर डालो। वू योंग ने अपना हाथ हिलाया। 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स उद कर निकले। जैसे हाईवू क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने उन्हें पढ़ा, उनके चेहरे गंभीर और उदास हो गए। इन इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स का कंटेंट, हल्के शब्दों में कहें तो, बेकार था। वो बस एक राइचस टोन का इस्तेमाल करके वू योंग को बुरा भला कह रहे थे और सवाल कर रहे थे कि उसने फैंग युआन जैसे डेमन के साथ डील क्यों की। उनमें से कुछ ने तो सदर्न अलायंस से हटने की धमकी भी दे दी, ये दलील देते हुए कि वू योंग अलायंस लीडर के रोल के लिए लायक नहीं है। उन्होंने मांग की कि अलायंस लीडर को किसी ज्यादा काबिल इंसान से बदला जाना चाहिए। ये लोग HMPH, बेशरम कहीं के। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ बहुत सारे सुपर क्लैन्स शामिल हैं, इनमें से ज्यादातर ने कभी लू वेयिन के साथ काम किया था ना? उस वक्त लू वेयिन और फैंग युआन ने मिलकर स्पेक्ट्रल सोल को मारा था और हेवनली कोर्ट के पीछे से भागे थे। फ्लैट, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें आकर डांटने की? वो अलायंस लीडर बदलना चाहते हैं? ही, पूरे सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में लॉर्ड वू योंग से ज्यादा लायक कोई है क्या? वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स आपस में चर्चा करने लगे, गुस्से भरी आवाज में बोल रहे थे। वू योंग कुछ नहीं बोला,
वो शांति से चाय पीता रहा और इमॉर्टल्स की बातें सुनता रहा। इमॉर्टल्स की आवाजें तेज और गुस्से से भरी होती गईं, उनका लहजा उग्र हो गया और वो अनक्लान से बदला लेना चाहते थे। इस पॉइंट पर वू योंग ने अपना कप नीचे रखा और अपना हाथ हल्का सा उठाया। इमॉर्टल्स ने ये देखा और तुरंत चुप हो गए। वू क्लैन के कई गू इमॉर्टल्स जो गुस्से में बेकाबू होकर खड़े हो गए थे, जल्दी से बैठ गए। वू योंग की नज़र सब पर घूमी और हॉल में सन्नाटा छा गया। ये है मेरा वू क्लैन। वू क्लैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अंदर से बेहद खुश था। जब से उसने वू क्लैन की बागडोर संभाली थी, वो उन्हें संकटों से निकाल रहा था। उन्होंने कई लड़ाइयां झेलिन और फैंग युआन का पीछा भी किया। सबसे इंपॉर्टेंट, वू योंग के पास कमाल की पॉलिटिकल स्किल्स थी। उसने पूरे वू क्लैन की वफादारी हासिल कर ली थी। उनमें सिर्फ ओरिजिनल वू क्लैन गू इमॉर्टल्स हाई नहीं थे, बल्कि नए अकेले इमॉर्टल एक्सटर्नल एल्डर्स और हाल ही में एडवांस हुए नए रैंक 6 गू इमॉर्टल्स भी थे। पिछली चर्चा में इन लोगों ने वू योंग के फैसले और तरीके पर कोई आपत्ति या सुझाव नहीं उठाया। ये दिखाता था कि वू योंग का अपने क्लैन में कितना प्रेस्टीज था। सुप्रीम एल्डर बा चोंग, सबको सिचुएशन समझाओ, वू योंग ने सादे से अंदाज में कहा। जी। सेकंड सुप्रीम एल्डर होने के नाते वू बा चोंग खड़ा हुआ और मौजूद गू इमॉर्टल्स से कहा, कुछ दिन पहले हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल, नहीं, मेरा मतलब ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने हमें खुद एक मैसेज भेजा। उन्होंने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर से कांटेक्ट किया और अनपर एक पब्लिक ट्रांजैक्शन करने के लिए जोर डाला। वू क्लैन के बारे में सोचते हुए, जो फैंग युआन के गुस्से को नहीं झेल सकता, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को यह बेइज्जती सहनी पड़ी और फैंग युआन की रिक्वेस्ट माननी पड़ी। वू क्लैन के इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। कुछ के चेहरे के भाव बदल गए, कुछ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जबकि कुछ ने अपने दांत पीस लिए। वो सिर्फ इस बयान को सुनकर हाई फैंग युआन से आने वाले जबरदस्त प्रेशर को महसूस कर सकते थे। फैंग युआन बिना किसी रोक टोक के काम करता था। इस सिचुएशन में वू योंग का ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए मजबूर होना लॉजिकल था। लेकिन अगले हाईपैल वू योंग जोर से हंसा। ओ बा चोंग, उन्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, मैं तुम्हें सीधी सच्चाई बताऊंगा। इमॉर्टल्स सतर्क हो गए और ध्यान केंद्रित किया। वू योंग की आंख में तेज रोशनी चमकी। ये फैंग युआन के साथ मेरा पहला ट्रांजैक्शन नहीं है। इससे पहले हमने कई गुप्त ट्रांजैक्शंस किए हैं। फैंग युआन के ऐसे बूट झूठे नहीं हैं। ऐसा कहकर वू योंग एक पल के लिए रुका। ये देखकर कि हॉल में शांति है और हर गू इमॉर्टल अभी भी उस उत्सुक नजरों से देख रहा है, वू योंग ने संतुष्टि से सर हिलाया और आगे कहा, इसका कारण बहुत सिंपल है। पहली बात, चाहे वो पहले का फैंग युआन हो या ऐप का वेनरेबल फैंग युआन, वो एक ऐसी हस्ती है जिसे हम उकसा नहीं सकते। दूसरी बात, फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शंस करने से हमें बहुत फायदा हुआ। हमारे वू क्लैन ने हाल ही में कई नए इमॉर्टल गू हासिल किए हैं। वो सब फैंग युआन के बनाए हुए थे। अगर हमें उन्हें खुद रिफाइन करना पड़ता, तो हमने कई गुना इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च कर दिए होते बिना किसी सफलता के। वू क्लैन के इमॉर्टल्स चुप थे। वू योंग ने चारों तरफ देखा और वू बा चोंग से आगे बढ़कर उसकी नज़र वू कियाओ पर जाकर रुकी। वू कियाओ कांप गया और तुरंत खड़ा हो गया, कांपती हुई आवाज में बोला, लेकिन अब जब ये सुपर फोर्सेस हमें बुरा भला कह रहे हैं, तो हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? वू योंग मुस्कुराया और वू कियाओ को देखकर सर हिलाया। अच्छा सवाल है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। सारे इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू उसके पास वापस उड़कर आ गए। वू योंग ने हल्के से फूंक मारी। एक हल्की हवा चली, जिसने तुरंत सभी इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को नाश कर दिया। ये तथाकथित इल्जाम बिल्कुल बेकार हैं। वू योंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या उनकी हिम्मत है हम पर हमला करने की? इमॉर्टल्स हैरान रह गए। वू योंग अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। वो ऊंचा और शक्तिशाली लग रहा था जब उसकी नजर सब पर नीचे आई। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? दोस्तों, जमाना बदल गया है। फेट वॉर, फैंग युआन के खिलाफ पीछा और क्रेज डेमन केव की लड़ाई, इन सब के बाद हेवनली कोर्ट की नींव ऐप खर्च हो चुकी है। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हो गई, उसके पास ये ऐलान करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि दूसरे डू वेनरेबल्स डिमोनिक पाथ के हैं। लेकिन जायंट सुन और फैंग युआन दोनों भी खुद को इमॉर्टल वेनरेबल्स कह रहे हैं। वो डेमन वेनरेबल टाइटल से सहमत नहीं हैं। क्या है इमॉर्टल? क्या है डिमोनिक? क्या है राइचस पाथ? क्या है डिमोनिक पाथ? सभी इमॉर्टल्स हिल गए थे। वू योंग हंसा। ए फ्लैट 3 वेनरेबल्स के टकराव के साथ पांचों रीजन्स और डू हेवंस एक ऐप तक ना देखे गए महान युग में प्रवेश करेंगे। अगर हम अभी भी अपने पुराने फैसले का इस्तेमाल करके राइचस और डिमोनिक में फर्क करेंगे, तो हम नए युग की भयानक लहरों में डूब जाएंगे।
क्या तुमने नहीं देखा कि फैंग युआन ने बिना किसी मेहनत के पूरे राइचस ची अलायंस को कैसे भारती कर लिया? हमारा सदर्न अलायंस इनवेनरेबल्स के सामने बिल्कुल बेकार और शक्तिहीन है। भेड़ों के झुंड को लेकर एक खूंखार शेर को हराना नामुमकिन है। और तो और इनवेनरेबल्स के सामने हम भेद भी नहीं कहलाए जा सकते। एक वेनरेबल से सिर्फ एक वेनरेबल हाई लड़ सकता है। हम जैसे बेचारे कीड़ों को वेनरेबल्स के बीच की दरारों में जीना है। हमें मेहनत करनी होगी और खुद को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोषण लेना होगा। अगर हम किस्मत की दया पा सके तो शायद हमारे बचने का कोई चांस हो। राइचस पाथ के तथाकथित गुरूर को छोड़ दो, सस्ते मोरल्स और गुणों की बंदिशों से आजाद हो जाओ, एक गु इमॉर्टल होने के अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को त्याग दो। ये सब सती और बेकार चीजें हैं। जैसे मैंने पहले इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु को नाश्त किया, एक वेनरेबल हम सब गु इमॉर्टल्स को सिर्फ एक सांस से मार सकता है। आखिर में वू योंग ने अपनी आवाज ऊंची की और गंभीरता से कहा, अपनी पूरी कोशिश करो, अपनी जिंदगी का हर मिनट और सेकंड इस भयानक महान युग में जीने के लिए लड़ो। जी, हमने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के ज्ञान भरे शब्दों से बहुत कुछ सीखा है। वू बा चोंग, वू कियाओ और दूसरे वू क्लैन गु इमॉर्टल्स खड़े हुए और गंभीरता से जवाब दिया। वेस्टर्न डेजर्ट, वान क्लैन हेडक्वार्टर्स। एक दावत अभी अभी खत्म हुई थी, मुख्य हॉल में जहां कई इस्तेमाल किए हुए कप पड़े थे। अब सिर्फ कुछ वान क्लैन के गु इमॉर्टल्स हाई बचे थे। रैंक 6 गु इमॉर्टल वान जुई किंग ने गुस्से में अपने हाथ का कप जमीन पर डे मारा। ये ढोंगी और कमीने क्लान्स, यह वेस्टर्न डेजर्ट के नाम पर कलंक हैं। क्या उनमें राइचस पद का गौरव और संकल्प नहीं है? वान जुई किंग गुस्से में चिल्लाया, उसका चेहरा लाल हो गया था। जुई किंग, वान सियो ने हल्का सा मटासिकोद, क्या ले गलत हूं? वान जुई किंग अभी भी गुस्से में था। पिछले कुछ दिनों से हम हर 3 दिन में एक छोटा भोज और हर 5 दिन में एक बड़ा भोज दे रहे हैं, लेकिन इन गु इमॉर्टल्स का क्या? ये सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कोई पक्का जवाब देने से माना कर रहे हैं। जुई किंग, वान सियो चिल्लाया, भूल जाओ, भूल जाओ। इस वक्त वान क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर एक गंभीर चेहरे के साथ अपनी कुर्सी से उठे, लेकिन उनकी पीठ झुकी हुई और कमजोर लग रही थी। बचे हुए वान क्लैन गु इमॉर्टल्स गहरी खामोशी में डूब गए। वान क्लैन के हेडक्वार्टर्स के बाहर टैंग फैंग मिंग और टांग मियाओ आसमान में उड़ते हुए तारों को देख रहे थे। वो बहुत रिलैक्स थे। कभी कभी बाहर आकर रिलैक्स करना एक अच्छा फैसला है, भाई। टैंग मियाओ मुस्कुराए। टैंग फैंग मिंग ने सर हिलाया, उस भी वैसा ही महसूस हो रहा था। वो टैंग क्लैन में रैंक 7 गु इमॉर्टल एक्सपर्ट था जिसे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता था, लेकिन शिकांग से अलग टैंग फैंग मिंग को सपोर्ट और अहमियत इसलिए मिलती थी क्योंकि उसके पास ड्रीम पाथ एक्सप्लोरेशन में असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। इस बार वो वान क्लैन इसलिए गए थे क्योंकि टैंग फैंग मिंग की प्यारी बहन टैंग मियाओ घूमने जाना चाहती थी। भाई, वान क्लैन ने हमारी बहुत अच्छी देखभाल की। वो फैंग क्लैन से निपटने के लिए भी बहुत डिटर्मिन्ड हैं। इतने दिनों से अलग अलग क्लान से बात करने के बाद वान क्लैन ने कई बार चूक भी गया है। आपको क्या लगता है अलायंस आर्मी कब बनेगी? टैंग मियाओ ने पूछा। टैंग फैंग मिंग ठंडा सा मुस्कुराया, फैंग क्लैन के खिलाफ अलायंस आर्मी बनने नहीं वाली। क्या, क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं। टैंग फैंग मिंग ने आ भरी, फिलहाल 5 रीजन्स और 2 हेवंस एक जंगल की तरह हैं जिसमें 3 खूंखार शेर हैं जो बेहद डरावने हैं। टैंग मियाओ की एक ही चमक उठी, भाई, आपका मतलब 3 वेनरेबल्स से है? टैंग फैंग मिंग ने सर हिलाया, इन 3 खूंखार जानवरों के अलावा यहाँ बहुत सारे पक्षी, खरगोश और मछलियां हैं। अभी वैन नाम का एक छोटा पक्षी फैंग नाम के एक छोटे खरगोश से निपटना चाहता है। पक्षी जानता है कि वो अकेला नहीं जीत सकता, इसलिए उसने दूसरे पक्षियों और खरगोशों को इकट्ठा किया है ताकि एक बड़ी कीमत चुकाकर उस अकेला पाकर बुली कर सके। लेकिन फैंग नाम का खरगोश इस वक्त एक खूंखार जानवर के सहारे है। कोई नहीं जानता कि अगर उन्होंने इस खरगोश को छुआ तो वो खूंखार जानवर गुस्सा हो जाएगा या नहीं। अगर वो खूंखार जानवर हिला तो चाहे वैन नाम का पक्षी कितने ही जानवर इकट्ठे कर ले, वो सब यूएस खूंखार जानवर का खाना बन जाएंगे। टैंग मियाओ थोड़ी हैरान थी, भाई, आपका मतलब है कि यही वजह है कि ये सुपर फोर्सेस एक अलायंस आर्मी नहीं बना पा रहे हैं? टैंग फैंग मिंग ने एक गंभीर चेहरे के साथ फिर से सर हिलाया। चाहे दावत कितनी भी अच्छी हो या वैन क्लैन और दूसरों के बीच बातचीत कितनी भी तेज हो, वो सब ऊपरी दिखावा है। सच्चाई ये है कि ये जानवर डर से कांप रहे हैं और अनशेरन के बारे में गहरी चिंता में हैं। अगर उनमें से कोई भी जंगल में हिला तो कोई भी जानवर उन्हें रोक नहीं सकता। टैंग मियाओ ने एक गहरी सांस ली, शुक्र है हमारा टांग क्लैन बहुत पहले से लॉर्ड फैंग युआन के कांटेक्ट में है, हमने अनगिनत ट्रांजैक्शंस किए हैं। मेरी राय में
जब से सदर्न बॉर्डर के अलायंस लीडर वू योंग ने फैंग युआन के साथ खुलेआम ट्रांजैक्शन किया है, हमारा टांग क्लैन भी कर सकता है। बिल्कुल नहीं, टैंग फैंग मिंग ने कहा। लॉर्ड फैंग युआन के हर एक्शन का एक गहरा मतलब होता है। वजह यह है कि उसने पहले सबूत दिखाए और कई फोर्सेस और गू इमोर्टल्स के साथ ट्रांजैक्शंस दिखाए, लेकिन हमारे टांग क्लैन का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो हमें बचा रहा है। हमारा टांग क्लैन सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन या यहां तक कि फैंग क्लैन से भी तुलना नहीं कर सकता। हम वेस्टर्न डेजर्ट में एक कमजोर फोर्स हैं। हमारी लोकेशन की वजह से हम पर आसानी से हमला हो सकता है। इस वक्त हम कोई हलचल नहीं मचा सकते या अपना ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकते। हमें सिर्फ लॉर्ड फैंग युआन के साथ चुपके से काम करते रहना चाहिए। हमें उनकी कोशिशों को बेकार नहीं करना चाहिए। हाँ, वान क्लैन के फोर्सेस इकट्ठा करने की जानकारी हम फैंग क्लैन को एक एहसान के तौर पर बेच सकते हैं। फैंग क्लैन और लॉर्ड फैंग युआन के बीच बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इस नज़र से वो हमारे नेचुरल साथी हैं। टैंग फैंग मिंग ने साफ साफ कहा, लेकिन यू सिचुएशन का साफ अंदाजा था। टैंग मियाओ चमकती ऊन से सुनती रही, उस भी समझ आ गया। लेकिन इस वक्त टैंग फैंग मिंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। भाई, क्या हुआ? गू इमॉर्टल्स ट्रेजर येलो हेवन में फिर से फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस बार 3 लोग हैं, जिनमें से 2 नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से हैं। टैंग फैंग मिंग ने ईल्ड में उत्साह की चमक के साथ जल्दी से जवाब दिया। एक आग का गोला फैंग युआन के हाथ में शांति से जल रहा था। आग सिर्फ एक बच्चे की मुट्ठी के साइज की थी, उसका रंग लगातार बदल रहा था। अगर कोई रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट इसे देखता तो वो हैरानी से चिल्ला उठता, क्योंकि आग के रंग का बदलना सिर्फ ऊपरी दिखावा था, असल चीज कुछ और ही थी। जैसे लाल आग का मतलब था फायर रिफाइनमेंट, जब वो सफेद होती तो वो लाइट रिफाइनमेंट था, जब वो बर्फीली नीली होती तो वो आइस रिफाइनमेंट था। फैंग युआन ने हल्की सी मुट्ठी भींची, आग तुरंत गायब हो गई। फैंग युआन चुप रहा और गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने अपनी ऊँगें झपकाई और अपने सारे बिखरे हुए ख्यालों को समेटा। इस दौरान वो खुद इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था और उसने 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं किया था। उसने 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू रिफाइन किए, जो ज्यादातर रैंक 6 और 7 द यह फैंग युआन जैसे किसी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इस प्रोसेस में फैंग युआन को काफी कुछ हासिल हुआ। उसका करंट रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल सुप्रीम ग्रैंड मास्टर पर था। कोई भी गू रिफाइनमेंट मेथड उसके लिए समझना बहुत आसान था, वो उनकी पूरी गहराई को समझ सकता था। फैंग युआन की नज़रों में किसी भी गू रेसिपी में कोई राज छिपा नहीं था। अभी फैंग युआन ज्यादातर रेसिपीज को एक ही कोशिश में मॉडिफाई कर सकता था। यहां तक कि ज्यादा गहरे इमॉर्टल गू रेसिपीज जिनको मॉडिफाई करने में कुछ वक्त लगता था और सही इमॉर्टल मटेरियल्स ढूंढने में काफी मेहनत लगती थी, सिर्फ फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ इंट्यूशन का इस्तेमाल करके वो बस एक नज़र डालकर समझ सकता था कि इमॉर्टल गू रेसिपी को किस दिशा में जाना चाहिए। फैंग युआन ने कई बार कोशिश की, उसकी कोशिशों ने कन्फर्म किया कि यह इंट्यूशन हमेशा सही जवाब देता था। यही चीज रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स और गू रिफाइनमेंट मेथड्स को मॉडिफाई करने के लिए भी थी। एक बार जब फैंग युआन गू रिफाइन कर रहा था, उसे एक इंस्पिरेशन आई और उसने एक नया गू रिफाइनमेंट मेथड सोचा और वो पहली ही कोशिश में सफल हो गया। जब वो खुद गू रिफाइन करता, फैंग युआन को एक कंट्रोल की भावना महसूस होती। इस कंट्रोल की भावना ने इमॉर्टल गू रिफाइन करने की सक्सेस रेट को बहुत बढ़ा दिया। जब वो अलग अलग इमॉर्टल गू रिफाइन करता, जब वो रिफाइनमेंट प्रोसेस के एक खास पॉइंट पर पहुंचता, तो फैंग युआन को एक एहसास होता कि सफलता पक्की है। भले हाई गू रिफाइनमेंट फेल होने वाला हो, फैंग युआन के पास फिर भी कंट्रोल का एहसास होता था। वो गू रिफाइनमेंट के फेल होने का पहले से अंदाजा लगा सकता था। आखिर एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल भी इमॉर्टल गू रिफाइन करते वक्त फेल हो सकता था। एक तरफ यह रिफाइनमेंट मेथड की बात थी, अगर कोई इंसानी गलती हुई तो फेल होना तय था। दूसरी तरफ अलग अलग पाथ्स की अपनी सीमाएं थीं। जैसे फायर पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए बड़ी मात्रा में फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत होती। फैंग युआन का फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल पर कंट्रोल नेचुरली बहुत कम होता क्योंकि उसका फायर पाथ अटेनमेंट लेवल रिफाइनमेंट पाथ से बहुत नीचे था। लेकिन जब मेन रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो सक्सेस रेट लगभग 100% होती है। ऑफ कोर्स, मैंने अभी तक रैंक 9 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। फैंग युआन ने ये पॉइंट पहले हाई कंफर्म कर लिया था। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू में बड़ी मात्रा में रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल होता,
फैंग युआन का इन रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स पर कंट्रोल 100% था। इस पॉइंट पर चाहे वो ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नान, ओल्ड इमॉर्टल कॉन्जू या लॉन्ग हेयर एंसेस्टर हों, वो फैंग युआन से तुलना नहीं कर सकते थे। क्योंकि फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था, वो बाहर की दुनिया के नेचुरल रिफाइनमेंट पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन कर सकता था। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स में रिफाइनमेंट पाथ डाओ मार्क्स होते द वो भी इसके अधीन थे। इसलिए फैंग युआन का इन इमॉर्टल मटेरियल्स पर पूरा कंट्रोल था। इसलिए जब तक रिफाइनमेंट मेथड में कोई गलती ना हो और दूसरे पाथ्स के इमॉर्टल मटेरियल्स कम हो, रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू के रिफाइनमेंट की सक्सेस रेट लगभग 100% के करीब होती। गू रिफाइनमेंट सक्सेस रेट के मामले में फैंग युआन पहले हाई 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेड ब्लड रिफाइनमेंट पूल से आगे निकल चुका था। यह इस शर्त के तहत था कि उसके पास कम प्रैक्टिस थी और वो अभी तक कई रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स और किलर मूव्स में माहिर नहीं था। भले हाई फैंग युआन अब एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था, रिफाइनमेंट पाथ के मामले में उस अभी भी बहुत आगे जाना था। ज्यादा प्रैक्टिस करने और अनुभव हासिल करने के अलावा भविष्य में जब मेरे दूसरे पाथ्स के अटेनमेंट लेवल्स बढ़ेंगे तो अन पाथ्स के इमॉर्टल गू रिफाइन करने में मेरी सक्सेस रेट भी तेजी से बढ़ेगी। अफसोस की बात है कि मैं अभी तक ट्रेजर येलो हेवन में प्राइमोर्डियल डोमेन को वापस नहीं ला सकता। फैंग युआन के पास प्राइमोर्डियल डोमेन को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से माइल प्राइमोर्डियल डोमेन को ट्रेजर येलो हेवन में ही रखा और वो उस वहां स्टोर करने की फीस चुकाता रहा। ट्रेजर येलो हेवन के बारे में सोचते हुए फैंग युआन को अन 3 गू इमॉर्टल्स की याद आई जिन्होंने हाल ही में उसके साथ ट्रांजैक्शन किया था। ये तीनों सदर्न बॉर्डर, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स से थे। उन्होंने खुलेआम अपने असली नामों का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस किए थे, इसलिए पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को इसकी डिटेल्स पता चल गई। सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल कियाओ क्लैन का सदस्य था, जो वू क्लैन का वसल था। कियाओ क्लैन के गू इमॉर्टल और फैंग युआन के बीच खुली ट्रांजैक्शन शायद वू योंग के निर्देश पर हुई थी ताकि वू क्लैन पर से पॉलिटिकल प्रेशर कम हो सके। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स का एक लोन इमॉर्टल और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक डिमोनिक इमॉर्टल था। सच तो यह था, वू योंग के ट्रांजैक्शन के बाद बहुत सारे गू इमॉर्टल्स द जो चुपके से फैंग युआन से इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते थे। लेकिन फैंग युआन का नियम था कि ट्रांजैक्शन खुलेआम होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे गू इमॉर्टल्स हिचकिचाए। सिर्फ कुछ गू इमॉर्टल्स ने अपने नेचर या बाहरी दबाव के कारण फैंग युआन के खुले ट्रांजैक्शन के नियम को स्वीकार किया। इसके बाद फैंग युआन ने इन 2 लोगों को चुना। उनका कल्टिवेशन लेवल ऊंचा नहीं था, वो रैंक 6 गू इमॉर्टल्स द जो गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे नीचे थे। शायद सबसे नीचे होने की वजह से ही यह दोनों रिस्क लेने और अपनी मौजूदा हालत को बदलने की कोशिश करने के लिए ज्यादा तैयार थे। ये वैसा ही था जैसे गरीब लोग अक्सर अपनी जान की परवाह नहीं करते, जबकि अमीर लोग सावधान और मरने से डरते हैं। ऑफ कोर्स, यह दोनों लोग अब नॉर्दर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन करने के बाद हेवनली कॉर्ट और लॉन्जेविटी हेवन का क्या रिएक्शन होगा। ये दोनों गू इमॉर्टल्स बेवकूफ नहीं थे, वो तुरंत दूसरे रीजन में भाग गए। पहले इस एक्शन में कई ड्रॉबैक्स होते, लेकिन रीजनल वॉल्स के गायब होने और पांचों रीजन्स के एक होने के साथ और की टाइड्स के मूवमेंट के साथ पांचों रीजन्स का हेवन एंड अर्थ की एक जैसा हो गया। अब उनमें कोई फर्क नहीं था। इसलिए चाहे कोई गू इमॉर्टल किसी भी रीजन में जाए, अनपर हेवन एंड अर्थ की कोई पाबंदी नहीं होगी। आने वाला वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंग युआन नहीं जानता था कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का क्या रिएक्शन होगा। वो सतर्कता और चौकसी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसके हिसाब से दोनों वेनरेबल्स के 4 पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते थे। पहला, वो अपने लोगों को भेजकर इन 2 रैंक 6 गू इमॉर्टल्स को मार सकते हैं। यह आसान था, फैंग युआन ने जानबूझकर उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वो कमजोर थे। अगर ये दोनों लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट के हाथों मारे गए तो फैंग युआन बहुत खुश होगा। दूसरा, दोनों वेनरेबल्स मिलकर फैंग युआन पर हमला कर सकते हैं। फैंग युआन इस सिचुएशन के खिलाफ बहुत सावधान था, लेकिन वो इसे देखना भी चाहता था। तीसरा, दोनों वेनरेबल्स उसके बजाय ट्रेजर येलो हेवन को टारगेट कर सकते हैं। यह सिचुएशन फैंग युआन के ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान की नींव को कमजोर करने जैसी होगी। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। जब से ट्रेजर येलो हेवन अस्तित्व में आया था, वो अब तक मौजूद है। इस दौरान हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन, शैडो सेक्ट और दूसरे जीनियसेस और बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने ट्रेजर येलो हेवन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सब फेल हो गए। अभी भी फैंग युआन नहीं जानता था कि ट्रेजर येलो हेवन कहाँ है।
ये सच में एक बेहद रहस्यमय अस्तित्व था। चौथा, जो सबसे ज्यादा संभव सिचुएशन थी जिसे दोनों वेनरेबल्स चुनेंगे, वो था फैंग युआन के गू रिफाइनमेंट बिजनेस को इग्नोर करना, क्योंकि वो उस रोक तो नहीं सकते थे। वो दूसरे पहलुओं पर फोकस करेंगे, जैसे अपनी कल्टीवेशन और फोर्सेस को बढ़ाना, ताकि फैंग युआन के ग्रेट लव गू रिफाइनमेंट प्लान के खिलाफ दूसरे एडवांटेजेस का इस्तेमाल कर सकें। सच तो ये है, जब से हम क्रेज डेमन केव से निकले हैं, मेरे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। जो भी सबसे अच्छा डेवलप करेगा, उस आने वाली लड़ाइयों में सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेजेस हमेशा जीत में नहीं बदलते, लेकिन जैसे जैसे एडवांटेजेस जमा होते हैं, आखिरी नतीजे पर जरूर असर पड़ता है। फैंग युआन को तीनों वेनरेबल्स के बीच अपनी स्थिति का साफ अंदाजा था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई को याद करते हुए फैंग युआन जानता था कि वो इसलिए जीत सका क्योंकि उसके पास सबसे सटीक लड़ाई की रणनीति थी। क्योंकि फैंग युआन ने सिर्फ सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ दिखाई थी, और क्योंकि वेनरेबल्स यूज हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते आए थे, उन्होंने अनजाने में उस ज्यादा अहमियत नहीं दी। चाहे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हो या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, उन्होंने एक दूसरे को सबसे बड़ा खतरा माना। इससे फैंग युआन को काम करने के लिए बहुत जगह मिल गई। लेकिन वेनरेबल्स को इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था। इसलिए फैंग युआन ने जानबूझकर रिफाइनमेंट पाथ में अपनी एम्बिशन जाहिर की, जिससे दोनों वेनरेबल्स को पता चला कि वो रिफाइनमेंट पाथ के जरिए वेनरेबल बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जब उसके पास रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल में काफी जमा पूंजी हो गई, उसने जानबूझकर दोनों वेनरेबल्स के सामने प्राइमोर्डियल डोमेन के लिए लड़ाई छोड़ दी। प्राइमोर्डियल डोमेन का रिफाइनमेंट पाथ हिस्सा नष्ट होने के बाद दोनों वेनरेबल्स जानते थे कि फैंग युआन शॉर्ट टर्म में वेनरेबल नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने उसके प्रति अपनी सावधानी कम कर दी। इस आधार पर फैंग युआन ने अपनी कमजोरी दिखाना जारी रखा। जैसे कि जहन बूडू अपनी कुछ लड़ाइयों में बेहद हाई प्रोफाइल रहा था, इसने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर दिया था। इसलिए फैंग युआन ने जानबूझकर यूज जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के हाथों मरने दिया। या जैसे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस और दूसरे मेथड्स जिनके बारे में वेनरेबल्स जानते थे। फैंग युआन ने जानबूझकर इन मेथड्स का इस्तेमाल किया ताकि वेनरेबल्स उसके प्रति और भी कम सावधान हो जाएं। फैंग युआन ने तोची सी क्लोन को भी जानबूझकर कुर्बान करने का प्लान बनाया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों वेनरेबल्स फैंग युआन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। कुछ मौकों पर उन्होंने मिलकर उस पहले ही खत्म करने की कोशिश की। वो फैंग युआन के लिए सबसे खतरनाक पाल था। उसके पास अंदरूनी और बाहरी दोनों खतरे थे। उसकी जान कई सिचुएशंस में धागे से लटकी हुई थी। आखिर स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। शुक्र है फैंग युआन उन मुश्किलों से गुजर गया और आखिरकार सुरंग के अंत में रोशनी देखी। दोनों वेनरेबल्स ने एक दूसरे की ताकत को कमजोर किया, जबकि लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का आना और पैराडाइज अर्थ का वेनरेबल बनने की कोशिश ने दोनों वेनरेबल्स का ध्यान उनकी तरफ मोड़ दिया। आखिर में फैंग युआन ने एक मौका पकड़कर पैराडाइज अर्थ को मार दिया और दोनों वेनरेबल्स को पीछे धकेल दिया। क्रेज डेमन केव की इस लड़ाई में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा। सही लड़ाई की रणनीति के अलावा जीत का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह था कि फैंग युआन ने लड़ाई शुरू होने से पहले हर तरह की तैयारियां कर रखी थीं। फैंग युआन ने एबिलिटी गू और फोर्टिट्यूड गू हासिल किए थे। वो क्रेज डेमन केव में बेहद काम आए। फैंग युआन ने अपने लोगों का कल्टिवेशन लेवल बढ़ाया, जिससे व्हाइट रैबिट और मियाओ यिन ड्यूक में और ड्यूक टोंग से लड़ सके। फैंग युआन ने डांग लुओपोसील, रोड ऑफ लाइफ, कई सौ टोटम किलर मूव्स, हेवन एनवीज हेरोइक जीनियसेस और अनगिनत कॉम्पाउंड किलर मूव्स जैसे कई किलर मूव्स डिड्यूस और मॉडिफाई किए। फैंग युआन ने आर्टिफिशियल अर्थ वे और डिफेंसिव फूड पाथ मेथड्स भी बनाए। उसने ड्रीम पाथ किलर मूव्स भी तैयार किए थे। इनमें से ज्यादातर क्रेज डेमन केव में इस्तेमाल हुए। अगर उसने पूरी तैयारी नहीं की होती तो भले हाई फैंग युआन के पास सही रणनीति होती, वो आखिर तक नहीं टिक पाता। में एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल बन गया और क्रेज डेमन केव की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदे हासिल किए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अब मुझ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने और आगे डेवलप करने के लिए सब कुछ करना होगा, तभी मेन 3 वेनरेबल्स के इस मुकाबले में अपना एडवांटेज जमा कर सकता हूं। अभी के डेवलपमेंट के नतीजे हाई भविष्य में 3 वेनरेबल्स के मुकाबले की जीत को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण होंगे। चैप्टर एंड।